अपने 4 छोटे-छोटे बच्चों के लिए पापा क्या कहना चाहेंगे? तो एक शब्द याद रखना बेटे, सब लोग, उसको नाम कहते हैं कैडेट। कैडेट, CADET, है ना? इस जीवन को जीने का इससे बढ़िया सलीका कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने खुद अपने जीवन को इस पर ढाला है ना? तो हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी एज का हो, कैडेट का जो C है, दैट स्टैंड्स फॉर चीयरफुलनेस। जो भी होता है मंगल के लिए होता है, ठीक है? तो हमेशा हर हालत में चीयरफुल रहना चाहिए। एक चीयरफुल व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। चीयरफुलनेस जो है कि दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अपनी खुशी की वाइब उस तक जाती है। तो हर व्यक्ति, चीयरफुल व्यक्ति को हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। तो ये पहला है कि चीयरफुल रहना है। दूसरा है ए। ए का मतलब है अवेयरनेस। अवेयरनेस कब होता है? जब अपने ट्रू सेल्फ को तुम याद रखते हो, आत्मा को याद रखते हो, अपने निराकार को याद रखते हो, जिस लेवल में भी तुम अवेयरनेस के स्टेज पर हो, तो जितना उसको अवेयर रहते हो, है ना? वैसा नहीं कि भूले-भूले से रह रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस है, ब्रेन फैग है। तो अपने ये निराकार को, अगर अपनी आत्मा को, ट्रू सेल्फ को अगर याद रखते हो, तो हमेशा एक जागरूकता बनी रहती है, मेमोरी लॉस नहीं होता है, और एक तरह से तुम्हारे अवेयरनेस को बढ़ाता है। जैसे मान लो तुमको गुस्सा भी आया, तो एक अवेयरनेस है कि हमको गुस्सा आ रहा है। जैसे कोई डिज़ायर पैदा हुआ, तो ये करना चाहिए कि ये जो है कि डिज़ायर मतलब दूसरे से अपेक्षा, है ना? कि हम दूसरे से हमेशा अपेक्षा करते रहते हैं कि दूसरा हमारे अनुसार चले। जबकि फैक्ट है कि कोई किसी के अनुसार चलना नहीं चाहता है, लेकिन सबको अपने अनुसार चलाना चाहता है। ब्रह्मा जी ने जो बनाया ना, तो एक कान में कहा कि अपने अनुसार चलो, और दूसरे कान में कह दिया कि दूसरे को अपने अनुसार चलाओ। कोई कोई पिता के पेरेंट्स के अनुसार बच्चे नहीं चलते, ठीक है? और पेरेंट्स बच्चों के अनुसार नहीं चलेंगे, सबका अपना-अपना है। तो किसी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। तो इसका नाम है अवेयरनेस, ठीक है ना? मतलब एक तरह से अपने ईगो के प्रति अवेयर हो, तो ये दूसरा है अवेयरनेस। तो बल्कि अवेयरनेस को अभी उसी पर रखते हैं, केवल सेल्फ अवेयरनेस, ट्रू सेल्फ, अपने आत्मा का स्मरण। क्योंकि तीसरे में वो पॉइंट आ गया है। उस तीसरा है डी। डी का मतलब डिजायरलेस, अर्थात कि अपने अनुसार किसी को हमको नहीं चलाना है, सबको स्वतंत्रता देना है अपने अनुसार चलने के लिए, और जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि वो हमारे अनुसार चल रहा है तो हम उसके खुश हैं और कहते हैं बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है। सामान्यतः हम उसको अच्छा कहते हैं जो हमारे अनुसार चलता है, ठीक है ना? तो डिज़ायरलेस रहना है। और ई जो है, ईगोलेसनेस, अर्थात क्या, अहंकार क्या कहते हैं, ये घोस्ट नेचर है ना? पर्सनैलिटी, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आई विल डोमिनेट। तो पूरी ज़िंदगी 90% ये घोस्ट जो है, ये ईगो जो है, यही आदमी को चलाता है। और तो अपना ईगो जानना चाहिए कि मेरा ईगो है, मान लो यू कैन नॉट डोमिनेट है, या यू आर रॉन्ग है। जैसे हमारी पूरी फैमिली जो है बी ग्रुप की है, यू कैन नॉट डोमिनेट रॉन्ग। तो हरदम दूसरे में कमी दिखाई देती है ना? दूसरे में कमी दिखाई पड़ती है। तो ये हमारे ट्रू सेल्फ की आदत नहीं है, ट्रू सेल्फ का नेचर नहीं है। तो जब भी हमको किसी में कुछ कमी दिखाई दे, या किसी को गलत कहने का मन करे कि तुम गलत हो, तो हमको ये तुरंत जाग जाना चाहिए कि मेरे घोस्ट ऐसा सोच रहा है, आई एम प्योर इंडिविजुअल। हमारी दृष्टि में कोई राइट एंड रॉन्ग क्या है, वो अपना अनुसार चल रहा है। तो ये जो है ईगोलेसनेस, मतलब अपनी पर्सनालिटी के प्रति जागो, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यू कैन नॉट डोमिनेट। और यही माया संतों ने कहा है। कृष्ण ने एक पूरा चैप्टर गीता पर गुण त्रय विभाग नाम से, और कहा ये परम ज्ञान है, अर्थात अपनी और दूसरे की प्रकृति को, भूत प्रकृति को जानना। तो ई हो गया। और टी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। एक अमेरिकन ने किताब भी लिखी है, ह्यूमन वैल्यूज,
ह्यूमन क्वालिटी ऐसा कुछ नाम है। उसमें कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है ये सबसे लोअर वैल्यू है ह्यूमन बीइंग, और जो ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो हमको धीरे-धीरे अपने जीवन सामान्यतः क्या होता है ना, जैसे एज बढ़ता है ना, वैसे-वैसे कंप्लेनिंग एटीट्यूड बढ़ता है। ओल्ड एज में तो मत कहो, सब गलत लगते हैं, सब बच्चे भी गलत लगने लगते हैं। तो ये जो है थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, तो ये अगर गुण आ जाए, तो तुम्हारी जीवन शैली इतनी सुंदर हो जाएगी कि वो रिफ्लेक्ट करेगा, तुम बाहर भी सुंदर हो जाओगे। अगर किसी एजेड व्यक्ति को सुंदर देखो, समझ लेना ये ग्रैटिट्यूड में जी रहा है। और एज के साथ अगर मान लो उसके सौंदर्य में कमी आ रही है, समझ लाओ कि वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जी रहा है। तो अगर हम अपनाते जाएँ अपने जीवन में, तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। ख़ास करके अब समय आ रहा है कि हमारे सभी बच्चे रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड बहुत बढ़ता है अब, सडनली बढ़ता है ना? हाँ, जैसे हाँ। रिटायर हुए कोई पूछता है नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता है, सब लोग बिज़ी रहते हैं, तो बहुत कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो जाता है। तो अब शुरू हो रहा है तुम लोग का भी वो रिटायरमेंट वाला एज, तो अगर ये चीज़ अगर तुम लोग याद रखो, जो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारा जीवन दिन प दिन जैसे बीतता जाएगा, सँवरता जाएगा। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज जो मेरी स्थिति है, तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा हेल्थ डिटेरियोरेट कर रहा है, या मैं अब आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि अभी तो ठीक से जवानी आई है, और अब ठीक से जीने का मन करता है, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मेरी स्वस्थ हो रही है, इनर हेल्थ भी, आउटर हेल्थ भी। तो ये ऐसा लगता है। तो जैसा तुमने कहा कि हमारा अभी इस जो 83rd जो अभी बर्थडे है, तो मुझे लगता है मैं 33 साल का हुआ। वेरी गुड पापा। नहीं, बहुत अच्छे से आपने हमें कैडेट का मतलब समझाया, और हम लोग गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें जो है एक गाइडेंस देगी। तो थैंक यू वेरी मच पापा, है ना? इसको लिख एनीबॉडी। लिख के अपने अपने ऑफिस के टेबल के सामने लगा लेना चाहिए कि दिखता रहे ये। हाँ, बिल्कुल। आई विल डू दैट। यस। Yep, me राइट। too.